हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को और मजबूत बना रहे होंगे दोस्तों। अपनी तैयारी को और मजबूत कर रहे होंगे दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो आप परीक्षा के पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट तो है ही और इसे जानना भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इससे हमारे देश क्या पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एक अच्छे कंपटीटर हैं दोस्तों, एक अच्छा लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो इसे जानने के लिए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। और यहाँ से हम आपको ये बात बता देते हैं कि यहाँ से अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हम बात करने वाले बेसिकली, आपको पता है कि ग्रीन हाउस जो प्रभाव है इसके बारे में बात करने वाले हैं। फिर ग्लोबल वार्मिंग क्या है इसके बारे में बात करने वाले हैं। फिर ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस गैस के जो लाभ हैं वो क्या हैं, ग्रीन हाउस गैस के से जो हानि है वो क्या है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो ये उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रीन हाउस। अब पहले हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। पहले आप इस फिगर को देखिएगा और इसको पहले देखिए और फिर समझिए क्या होता है। जैसे देखिए आपका दोस्तों, ये आपका क्या है, सन है। ठीक है, ये कौन है, ये आपका सन है। और यहाँ से जो सन है दोस्तों, ये सन, ठीक है, सन से आपको पता है कि कई तरह से कीड़े जो होती हैं पृथ्वी से पर आती हैं। ठीक है, मतलब कई प्रकार के कीड़े क्या होती हैं पृथ्वी तक आती हैं। और इनमें जो कीड़े मुख्यतः हैं आपको पता है औरक्त कीड़े हैं। ठीक है, ये हमको मतलब दिखाई नहीं देती हैं ये जो कीड़े हैं। फिर आपके जो यूवी कीड़े हैं ये भी आते हैं पृथ्वी पर। फिर दृश्यमान कीड़े ये भी क्या होते हैं पृथ्वी पर आती हैं। तो इसमें जो कीड़े पृथ्वी तक आती हैं, तो सबसे पहले कुछ आपको पता है, जब कोई सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से मतलब आता है पृथ्वी पर, तो उसको वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है। यानी सूर्य के चारों तरफ एक वायुमंडल की परत है। ठीक है, वायु की परत है जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और इस वायुमंडल के 4 लेयर होते हैं। क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, फिर आयन मंडल, फिर वायुमंडल होता है। तो इन परतों से उनको होकर गुजरना पड़ता है। तो जो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ये अल्ट्रावायलेट कीड़े आ रही हैं, यानी जो यूवी कीड़े आ रही हैं, ये कुछ इस तरह से आ रही हैं। फिर यहाँ से ये वायुमंडल से ही क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं। फिर वायुमंडल से ही क्या होती हैं, वापस चले जा रही हैं ये कीड़े। ठीक है, तो इस कीड़ों को जब ये आ रही हैं, फिर यहाँ से वायुमंडल से ही क्या होते हैं, वापस निकल जाती हैं। यानी ये कीड़े पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाती हैं। तो इन्हें जो रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, यह करता है O3। O3 का मतलब क्या है, ओजोन। यानी देखिए, ये जो ओजोन लेयर होता है, वायुमंडल में एक ओजोन लेयर होता है, यह इन कीड़ों को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर लेता है और कुछ अपने अंदर क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, जिससे ये हानिकारक कीड़े पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। और अनेक जो भी, अगर ये कीड़े अगर पृथ्वी तक आ जाती है तो आपको पता है कि जितने भी वनस्पति, पेड़ पौधे, वनस्पतियां हैं, यानी जो भी जीवन है वो खतरे में हो जाता है, यानी वे जीवन संभव नहीं होता है। तो याद रखिएगा, जो ये लेयर है क्या होता है, इनको क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है और कुछ अपने अंदर क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। इससे हम बोलते हैं ओजोन लेयर, यानी ओजोन परत। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम में कि सूर्य के परावैंगनिक कीड़ों को कौन सा परत जो है पृथ्वी तक आने से रोकता है, तो वो आपका क्या है, ओजोन परत है। ठीक है, ओजोन लेयर होता है। ओजोन लेयर का जो 80% भाग है आप कह सकते हैं वो आपका समताप मंडल में है, और शेष जो 20% भाग है वो किस मंडल में है, आयन मंडल में है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना। बाकी जो औरक्त कीड़े हैं और जो मतलब दृश्यमान कीड़े हैं, यह पृथ्वी तक आ जाती हैं। और जब पृथ्वी तक आती हैं तो देखिए पृथ्वी का क्या काम है, पृथ्वी इसके कुछ भाग को अपने अंदर रख लेती है और कुछ को रिफ्लेक्ट करती है। इसके लिए आप दूसरा फिगर देखिए, इस फिगर को आपको बेहतर समझ पाएंगे। देखिए यहाँ ध्यान से, जैसे है क्या कि जो सूर्य का जो कीड़े आती हैं ना, सूर्य की कीड़े जो आ रही हैं पृथ्वी के पास जो कीड़े पहुंच पाती हैं, कुछ तो आपको पता है कि वायुमंडल से ही चली जाती हैं। जो कीड़े पृथ्वी तक आती हैं, तो जो पृथ्वी जो है इसको कुछ कीड़ों को अपने अंदर क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। और जो शेष कीड़े होती हैं वो उसको क्या करता है, कुछ को रिफ्लेक्ट करता है।
अच्छा, ये रिफ्लेक्ट करता, क्योंकि अगर सूर्य का पूरा प्रकाश पृथ्वी अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा तो होता क्या है इससे कि सूर्य का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिससे टेम्परेचर बढ़ने से सूर्य पे जितने भी ग्लेशियर हैं, मतलब ऐसा कि अगर सूर्य का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो यहाँ पर कोई भी जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो सूर्य के कुछ किरणों को पृथ्वी अपने पास रखती है और फिर उसको रिफ्लेक्ट करती है। देखिए, अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस फिगर को ध्यान से देखिए तो ये आपका नेचुरल जो क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ये जो परत आपको दिख रहा है ये ग्रीन हाउसेज गैसेज की परत दिख रही है। और यहीं पर आप इस पार्ट में देखिए तो यही जो ग्रीन हाउस के परत हैं ये कुछ इतने बड़े हो गए हैं। ये क्यों हुए हैं और इससे क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो क्या होता है, ऑब्जर्व होता है। जो देखिए, एक आप फार्मूला आप देखेंगे, जैसे जो तरंगदैर्घ्य होता है, तरंगदैर्घ्य को हम लेम्डा से लिखते हैं, ठीक है। जो तरंगदैर्घ्य होता है और जो टेम्परेचर का मल्टीप्लाई होता है, ये क्या होता है, नियत होता है। क्या होता है, नियत होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तरंगदैर्घ्य बढ़ता है तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर तरंगदैर्घ्य बढ़ जाता है तो टेम्परेचर भी घट जाता है। तो उसी तरह से तो आप समझिएगा, जो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनका टेम्परेचर, पहले बताइए, जो सूर्य का टेम्परेचर होता है वो कितना हाई होता है, यानी बहुत ज़्यादा होता है। यानी जो सूर्य से किरणें आती हैं उनका जो तरंगदैर्घ्य होता है बहुत ही क्या होता है, कम होता है। और जब उनका तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है तो कुछ चीज़ें जैसे होती है, जैसे मान लीजिए प्लास्टिक हो गया। क्या हो गया, प्लास्टिक और आप मान सकते हैं प्लास्टिक हो गया और भी कांच हो गया। ये जो कांच हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं, जिसके कारण क्या होता है कि यह निम्न तरंगदैर्घ्य को अपने अंदर से जाने देते हैं, लेकिन उच्च तरंगदैर्घ्य को अपने अंदर से जाने नहीं देते हैं। यानी अगर निम्न तरंगदैर्घ्य की कीड़े हैं तो उसको अपने अंदर से गुजरने देंगे, अगर उच्च तरंगदैर्घ्य की कीड़े हैं तो अपने अंदर से गुजरने नहीं देंगे। तो इसी का हम लोग क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, इसी प्रभाव का। आगे हम बात करेंगे कैसे इसको हम यूज करते हैं। और देखिए, जो काम प्लास्टिक और कांच करता है, सेम वही काम जो ओजोन लेयर कह रहे हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो करती हैं। जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं ये क्या होता है, पहले बात समझिए। जैसे सूर्य का जो प्रकाश किरण आया हुआ है पहले पृथ्वी तक, तो जो सूर्य का प्रकाश किरण पृथ्वी तक आया है तो कुछ पहले पृथ्वी ने क्या किया था, उसको ऑब्जर्व किया था और जब उसमें कुछ अपने अंदर रख लिया था और शेष को उसने रिफ्लेक्ट कर दिया था। तो जो शेष किरणें रिफ्लेक्ट होकर गई हैं वह अब ओजोन गैस का जो लेयर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओजोन गैस का जो लेयर है इसमें ग्रीन हाउस गैस के जो लेयर हैं इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर दिखाया गया। वैसे ग्रीन हाउस गैस कितने हैं इस पर हम आपको ट्रिक अभी बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में, तो उम्मीद करता हूँ आप उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे और आप उसको पसंद भी करेंगे। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड है। यहाँ पर कुछ गैसें आपको दिखाए गए हैं। दोस्तों, ये जो गैसें हैं ग्रीन हाउस गैसें हैं, इनका काम वही है जो प्लास्टिक करता था और जो कांच करता था। ये भी वही काम करेंगे कि जो प्रकाश कीड़े हैं, ठीक है, प्रकाश कीड़े होती हैं, यह इनको जो रिफ्लेक्टेड प्रकाश कीड़े होती हैं यह पुनः क्या करते हैं, पृथ्वी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। यानी आप बात को ऐसे समझिए, कहने का मतलब ये है कि इसको आप इस तरह से समझेंगे, यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश किरण आया पृथ्वी से टकराया, ठीक है, पृथ्वी कुछ इसको अपने अंदर ऑब्जर्व किया और कुछ को रिफ्लेक्ट कर दिया। ये जो रिफ्लेक्ट होने वाली प्रकाश किरणें हैं, जैसे ही ओजोन गैस से क्या होती है, ओजोन गैस कह रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस से टकराती हैं तो ग्रीन हाउस गैस फिर इसको पृथ्वी को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। कुछ को जाने देता है और कुछ को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। इससे चीज़ें क्या हुई, इससे ये हुई कि जो पृथ्वी का टेम्परेचर है उसका क्या होगा, थोड़ा सा पृथ्वी का टेम्परेचर बना रहता है, ठीक है। अगर हम एक बात बता दें, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अगर ये जो आपके ओजोन लेयर मतलब ग्रीन हाउस गैस का जो लेयर है ये ना हो तो क्या होगा।
अगर ये नहीं होगा तो आम जीवन भी एक तरह से संभव नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर हम कहें तो अगर ओजोन ग्रीन हाउस गैस का लेयर नहीं होगा तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो -20 डिग्री से -40 डिग्री तक हो जाएगा। अब देखिए इस टेम्परेचर में हम ना ही कुछ चीज़ें वनस्पतियाँ उग पाएंगी, ना ही कुछ हम उगा पाएंगे और ना ही अपना जीवन यापन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली समझिएगा यहाँ पर ये इसका क्या हो गया, एक यूज हो गया आपका ओजोन लेयर का, सॉरी बार बार ओजोन लेयर कर रहे हैं, एक ग्रीन हाउस गैस का। तो जो ग्रीन हाउस गैसें हैं आपको समझ में आ गया, अगर ग्रीन हाउस गैसें नहीं हो तो पृथ्वी का टेम्परेचर क्या घट जाएगा। ये पुनः उसको रिफ्लेक्ट करती हैं, जो रिफ्लेक्ट करती हैं, इससे क्या होता है कि पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन क्या होगा जब यही लेयर और बड़ा हो जाएगा, तो यह लेयर जब और बड़ा हो जाएगा तो कोई भी प्रकाश कीड़े जो देखिए यहाँ पर से यहाँ पर क्या दिखाया गया है, यहाँ पर कुछ जो रिफ्लेक्टेड कीड़े हैं वो कुछ वापस निकल जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कितने कम रिफ्लेक्टेड कीड़े वापस निकल रही हैं। और इसका रीजन क्या है इसको समझिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए एक लेयर जो है कितना पतला है, लेकिन यहाँ पर देखिए लेयर कितना क्या हो गया, मोटा हो गया है। अब ये मोटा क्यों हुआ है, तो ये हमारे कारण ही हुआ है, हम लोगों के कारण ही हुआ है कि हमने जो ईंधन का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया है, मतलब बहुत ज़्यादा ईंधन हमने यूज किया है। जैसे आप पेट्रोलियम हो गए, फिर कोयला हो गया, फिर लकड़ी हो गया, तो इससे जो गैसेज निकल रही हैं यही जा करके इस लेयर को क्या करती है और मोटा कर देती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको जितने भी प्रकाश देखिए क्या होता है कि जो भी प्रकाश कीड़े उत्सर्जित क्या होता है परावर्तित करता है जो पृथ्वी है, वह अब उसका बहुत ही कम मात्रा में जो ये आपके क्या है ग्रीन हाउस गैस का जो लेयर है बहुत कम मात्रा में उसको बाहर कर पाता है और बाकी फिर पृथ्वी को वापस करता है। मेरे कहने का बात इतना मतलब है कि अगर सन से कोई किरण आ रही है तो फिर जो पृथ्वी है कुछ अपने अंदर रखता है, फिर उसको रिफ्लेक्ट करता है, तो वो फिर वापस भेजता है, लेकिन वह कीड़े वापस नहीं जा पाती हैं और वह ग्रीन हाउस गैस से पुनः परावर्तित होकर पृथ्वी तक आ जाती हैं। तो अगर ये ठीक ठाक मात्रा में है, अगर इतने मात्रा में मतलब कुछ बाहर कर देता है और कुछ वापस कर देता तो ठीक है, लेकिन अगर क्या होगा जब सभी वापस कर देगा, तो अगर सभी वापस कर देता है तो वही होता है, उसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या कहा जाता है कि जो पृथ्वी का तापमान है क्या होता है, बढ़ रहा होता है। और जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें दिक्कतें हो सकती हैं। सबसे पहले ग्लेशियर क्या होंगे, पिघलेंगे, और ग्लेशियर पिघलेंगे तो आपको पता है समुद्र का जल का स्तर क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे आपके बाढ़ आने की खतरा होगी, यानी जो आपके सुनामी आने की खतरे हो सकती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाता है। और इसके रोके जाने का कारण क्या है, मतलब रोके जाने का उपाय सिर्फ यही है कि हम जो भी ग्रीन हाउसेज गैसें हैं उनका उत्सर्जन हम क्या करें, कम करें। ठीक है, तो आप इतनी सी बात समझ गए होंगे कि ये क्या होता है। अब हम समझ लेते हैं कि ग्रीन हाउस गैसें का जो आपका यूज है वो है यूज क्या है, इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आपको अच्छी तरह से। एक बात मैं और आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूँ कि हमने जब कहा था कि जो सूर्य है, ठीक है, सूर्य से जो किरणें आती हैं उनका जो तरंगदैर्ध्य होता है बहुत ही कम होता है। तरंगदैर्ध्य यानी लैम्डा क्या होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि उनका टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। जब शाम का समय होता है तो जो चूँकि पृथ्वी का टेम्परेचर उतना अधिक नहीं है, तो जो फिर इससे जो रिफ्लेक्ट होते जाते हैं, जो परावर्तित कीड़े होती हैं, उनका जो तरंगदैर्ध्य है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, और तरंगदैर्ध्य बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि यह इन ग्रीन हाउस, देखिए उधर से ऐसा तो है नहीं कि जब सूर्य का प्रकाश किरण उधर से आया तो ग्रीन हाउस गैस नहीं मिले होंगी, तभी तो मिले होंगी, लेकिन उनका जो तरंगदैर्ध्य है वो बहुत कम होता है। तरंगदैर्ध्य कम होने के कारण यह उनको आसानी से आने देता है, और जब इधर से वापस जाता है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। अब ज़्यादा क्यों होगा, हमने अभी आपको एक फार्मूला बताया क्या, लैम्डा इंटू टी हमेशा क्या होगा, नियत होगा। तो आप बताइए हमको, जब आपका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अगर लैम्डा ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा मतलब इसका मतलब देखिए, अगर आपको पता है पृथ्वी का टेम्परेचर तो सूर्य इतना है नहीं, तो पृथ्वी का टेम्परेचर क्या है, कम है, तो यहाँ से जो लैम्डा का वैल्यू होगा क्या होगा, हाई होगा। तो इधर से जो भी रिफ्लेक्टेड प्रकाश किरणें जाएंगी तो उनका तरंगदैर्ध्य क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जब उनका तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगा तो हमने बताया ना कि यह इनका एक जो प्लास्टिक है और जो कांच है, इनका एक विशेष गुण होता है जो इनको पार नहीं करने देती हैं। इसी का हम यूज करेंगे आगे, देखिए कैसे इसका हम यूज करते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जो उसी तरह से जो ग्रीन हाउस गैसें हैं ये भी इनको अपने तरफ से जाने नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए
अब आगे समझते हैं कि इनका हम कैसे उपयोग करेंगे और इसका अब ये देखिए यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस का हम उपयोग कैसे करते हैं। अब बात करते हैं ठंडे प्रदेशों में। जब ठंडे प्रदेशों की हम बात करेंगे तो ठंडे प्रदेश में आपको पता है कि वहाँ का टेम्परेचर कितना होता है, कम होता है, बहुत कम होता है। और जब टेम्परेचर बहुत कम होगा तो वहाँ पर हम जो सब्जियाँ हैं, जो फल हैं, ये हम नहीं उगा पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग एक विशेष प्रकार का घर बनाते हैं। और जो विशेष प्रकार का घर होता है वो किसका होता है, कांच का बना होता है। अब होता है कि आप अभी हमने बताया आपको कि जब सूर्य का जो प्रकाश किरणें आती हैं, ठीक है, जो सूर्य का प्रकाश किरण आ रही हैं, ये जो सूर्य के प्रकाश किरण आ रही हैं, इनका जो तरंगदैर्ध्य क्या है, कम है। और आपको पता है, हमने बताया था जो कांच का एक विशेष गुण होता है कि यह तरंगदैर्ध्य कम होने के कारण कि ये जो जो तरंगदैर्ध्य है, ठीक है, कांच से क्या होता है, पार हो जाता है। जो ये कीड़े हैं कांच से क्या होती हैं, पार हो जाती हैं। और यहाँ पर जो कांच में रखे गए पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, जो पौधे होते हैं वह उनको प्रकाश आराम से मिल जाता है। और कुछ प्रकाश यहाँ के नीचे जो पृथ्वी या जमीन है वो क्या करती है, उसको अवशोषित कर लेती है, ठीक है। अब ठीक इसी का अपोजिट होता है। जब होता है क्या है भाई, जब ये कीड़े, जब शाम का समय होता है, तो जब शाम का समय होता है तो फिर जो पृथ्वी है इसको क्या करती है, परावर्तित करती है। क्योंकि पृथ्वी का टेम्परेचर क्या है, उतना ज़्यादा है नहीं। तो पृथ्वी का टेम्परेचर कम होने के कारण जो यहाँ से कीड़े निकलेंगे उनका लैम्डा क्या होगा भाई, उनका जो तरंगदैर्ध्य होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। और जब तरंगदैर्ध्य अधिक होगा तो इससे जो है ये प्रकाश कीड़े इस कांच की दीवार को नहीं पार कर पाएंगे, जिससे कांच के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो बना रहता है और यहाँ के पौधे भी आसानी से जीवित रह पाते हैं। समझ में आ गया। तो ये इसका क्या होगा, इस तरह से यूज हो गया। यानी ठंडे प्रदेशों में हम क्या कर सकते हैं कि सब्जियों को उगाने के लिए हम लोग ग्रीन हाउस गैस का प्रयोग करते हैं। अब समझिए, क्योंकि कांच कैसा होता है, कांच होता है सफ़ेद। और जब कांच सफ़ेद होगा तो अब देखिए यहाँ इसके अंदर अगर हम पौधे रखे गए हैं तो पौधे क्या होंगे, हरे हरे होंगे। तो इसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस, ठीक है, ग्रीन हाउस घर, ठीक है, ग्रीन हाउस घर, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस घर। क्योंकि आप बाहर से देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको, ग्रीन ग्रीन दिखेगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ग्रीन हाउस घर बोलेंगे। समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका एक ही और करते हैं, जो ठंडे प्रदेश होते हैं वो जो वहाँ के जो घर होते हैं वह खिड़की और दरवाजे शीशे के ही बने होते हैं। इसका भी वही कारण है कि जब शीशे के बने होंगे तो सूर्य का प्रकाश दिन में तो अंदर आ जाएगा, लेकिन रात में इससे रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा, बहुत ही कम होगा। जिससे क्या होगा कि वह घर का टेम्परेचर क्या होगा, बना रहेगा और ठंड के मौसम में भी आसानी से आदमी मतलब अपना जो जीवन यापन है वो कर सकता है। तो ये चीज़ें, दो चीज़ें हो गई कि पहला क्या, ठंडे प्रदेशों में जो घर बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, उनके दीवारें, जो खिड़कियाँ होती हैं वो किसकी होती हैं, कांच की होती हैं। दूसरी चीज़ कि ठंडे प्रदेशों में जो सब्जियां उगाने के लिए हम लोग ग्रीन हाउस गैस का, देखिए ये प्लास्टिक आप देखे होंगे आपके यहाँ भी, जब हम ठंडी के मौसम में क्या करते हैं, अभी आप ही देख सकते हैं, ठंडी के मौसम में जो लोग होते हैं ना, वो जब सब्जी वगैरह बोते हैं तो उसका जो बीज गिराते हैं, ठीक है, आप गोभी की बात कर लेते हैं तो उसको ढक देते हैं, चट्टी से ढक देते हैं, इसको आप कह सकते हैं, उसको पॉलीथीन से क्या करते हैं, ढक देते हैं। और इसका रीज़न यही है, ठीक है, कि चूँकि ठंडी मौसम में अगर पूरा ठंड उनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वह कहीं ना कहीं नष्ट हो सकते हैं। तो उसी को रोकने के लिए क्या कर देता है, उसको ढक देता है, जिससे कि उसका रात का टेम्परेचर भी क्या हो, बना रहे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी ग्रीन हाउस के इसके बारे में। ठीक है। तो इसका क्या हो गया, उपयोग हो गया। अब इसका हम देख सकते हैं कि इसकी हानि क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके हानि को देखेंगे तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे पहला हानि हमने बता ही दिया कि जो ग्लेशियर क्या होगा, पिघलेगा। और जब ग्लेशियर पिघलेगा तो मतलब ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या है, इसको पहले समझिए। ग्लोबल वार्मिंग क्या, आपको पता है पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। और क्यों बढ़ रहा है आपको पता चल गया। बढ़ने का कारण यही है कि हम जो भी गैसें, ग्रीन हाउस गैसें हैं, उसका हम उत्सर्जन बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। ठीक है। और उत्सर्जन बहुत तेज़ी से करने के कारण उसका जो लेयर है वो क्या होता है, मोटा होता जा रहा है, जिससे जो पृथ्वी जो है प्रकाश को जितना रिफ्लेक्ट करना चाहती थी उतना रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही है और फिर वापस आ जाता है। आप इसका एक एग्जांपल रख सकते हैं। जब आप देखिए बारिश के मौसम में क्या होता है कि जब उमस वाली रात होती है, उमस का मतलब समझ रहे हैं ना, आपको बहुत गर्मी सा महसूस होगा। ऐसा क्यों होता है, तो उस दिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आसमान में क्या होते हैं, बादल छाए होते हैं। और ये जो बादल हैं ये प्रकाश किरणों को
फिर वापस कर देते हैं, जो भी रिफ्लेक्ट जितने भी प्रकाश जा रहे हैं उसको ज़्यादा मात्रा में वापस करते हैं। तो आप देख सकते हैं जब भी उमस होता है, ठीक है, तो वह बादल लगने के कारण ही होता है, बिना बादल का उमस नहीं होता है। तो इसका रीज़न यही है कि जो बादल होते हैं प्रकाश किरणों को फिर पुनः क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे प्रकाश किरणें पृथ्वी पर आती हैं और पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होता है, अचानक से बढ़ जाता है और जो हमको उमस के रूप में महसूस होती है। ठीक है, तो मेरी बातों को आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे दोस्तों, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब देखिए, तो सबसे पहली बात आप समझ गए होंगे, आपने आए दिन आप कुछ ना कुछ देखते होंगे कि इस जंगल में क्या हो गया, आग लग गई, ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लग गया, फिर मतलब प्रत्येक देश में जंगल में आग लग गया। क्या यहाँ पर आग कोई लगाने जाता है? नहीं दोस्तों, यह ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही होता है कि उस जंगल में क्या होती है, आग लग जाती हैं। कोई आग नहीं लगाता है, ठीक है, ये आग अपने आप ही लगती है। समझ में आ गया ना? तो अगर ग्लेशियर पिघलेगा तो आप देखिए आग लगेगा तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, जानवरों की भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, पशु पक्षियों की प्रॉब्लम हो सकती हैं, फिर मनुष्यों को भी, क्योंकि हमारा जो ऑक्सीजन है उन्हीं से मिलने वाला है। तो ये सारे प्रॉब्लम अब हम फेस कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इस पर बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए एक क्योटो प्रोटोकॉल भी हुआ था जो काफ़ी हद तक सही साबित हुआ। ठीक है, यानी और इसके लिए आपको पता है अब जो ज़्यादातर ध्यान किस पे दिया जा रहा है, और सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, हर एक देश अपना सोलर प्लांट लगा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसी पे है कि ताकि हम ज़्यादा ईंधन का दोहन ना करें और जिससे जो ग्रीन हाउस गैस हैं उनका उत्सर्जन कम हो, यानी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि भविष्य में और ज़्यादा खतराएं हो सकती हैं अगर इसी तरह से क्या हो सकता है, उत्सर्जन होता रहे। तो जब ग्लेशियर पिघलेगा तो आपको पता है कि ग्लेशियर पिघलेगा तो उसका जो पानी है कहाँ आएगा, समुद्र में, समुद्र से पानी नदी में आएंगी। तो इस तरह से क्या होगा कि नदी का जलस्तर बढ़ेगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, जिससे लहरें हों, मतलब जिससे सुनामी आने के चांसेस ज़्यादा हैं, भूकंप, बाढ़ आने के चांसेस क्या होती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत ही एक क्या चिंताजनक बातें हैं, चिंताजनक है। ठीक है, और हम लोग हालांकि इस पे ध्यान तो दिया जा रहा है, इसमें ऐसी कोई बात है नहीं। ठीक है, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसें हैं और इसका आप आपको ट्रिक दे देते हैं, क्योंकि एग्जाम में सीधे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक ट्रिक हमने बता दिया कि ओ मीना कल काजल लगाना। ट्रिक क्या है, ओ मीना कल काजल लगाना। अब ओ से आप क्या कहेंगे, तो ओजोन गैस। ठीक है, ओजोन गैस, ओ से क्या हो गया, ओजोन गैस। मी से क्या हो गया, मीथेन गैस। क्या हो जाएगा, मीथेन गैस। ना से क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। कल से क्या हो जाएगा, तो कल से आपका हो जाएगा कल से आपका हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, कल से क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आकाश से क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, काश से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और जल से क्या हो गया, जल वाष्प हो गया। क्या हो गया, जल वाष्प। तो ये कुछ ग्रीन हाउस गैसें हैं दोस्तों। एग्जाम में सीधे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, या निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऐसे ऑप्शन दे देगा और आपसे इसमें से पूछेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आज के बाद इसमें से कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।